अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं, सुबह बखैर आप लोगों को। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी के सताए अवाम जो हैं अब वो कुछ खा पी भी नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते, हम बताएंगे आपको क्यों नहीं खा सकते। सामने मेरे तरबूज पड़े हुए, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत जो हमारा फेवरेट कहते ना फल होता है गर्मी के दिन में। गर्मी जितनी ज़्यादा बढ़ती है दिल चाहता है ठंडे ठंडे फल खाएं, तरबूज को ठंडा करें और खाएं। उससे ना सिर्फ आपको कहते हैं रिफ़्रेशमेंट मिलती है, बल्कि आपका पेट, मैदा और भी बहुत से ऑर्गन्स जो है वो अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो व्यूअर्स, कुछ दिन पहले एक सनसनी मची हुई है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया का दौर है, छोटी सी भी खबर आती है तो पूरे मीडिया पे कहते हैं तहलका मच जाता है। सेंसेशनल न्यूज़ ज़्यादा वायरल हो जाती है, जो सच्चाई है वो दबके आ जाती है। जितना मर्जी कहते हैं ना कि ऊंचा बोल लो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई चीज़ नेगेटिव आप बोल दो वो ऐसे वायरल होती है और हर बंदा फिर उसको शेयर करता है। लाइक्स एंड व्यूज़ के चक्कर में हम यही भूल गए हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना कितना बड़ा जुर्म है, कितना संगीन जुर्म है। तो व्यूअर्स, पिछले दिनों जो एक वीडियो वायरल हुई, वो वीडियो क्या वायरल हुई कि एक होनहार डॉक्टर जो अपने आप को क्लेम करते हैं डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं पेट के, वो डॉक्टर हैं लिवर के, मगर वो तरबूज लेके बैठे हुए हैं और उसमें इंजेक्शन भी साथ उन्होंने लगाया हुआ है। वो कहते हैं जी तरबूज जो है, जो हमारा जो वन ऑफ द फेवरेट हमारा फल है गर्मियों का, वो भी हमसे उन्होंने दूर कर रहे हैं कि इसमें इंजेक्शन लगते हैं और इंजेक्शन की वजह से ये कैंसर और भी बहुत सी मोहलिक बीमारी जो है वो इंसानी जिस्म का एक हिस्सा बन गई हुई है, जो कि हम अगर तरबूज खा रहे हैं तो व्यूअर्स, आज हमने सोचा कि तरबूज हम लेकर आएँ और तरबूज जो हम खोल के दिखाएं आप लोगों को कि इसमें इंजेक्शन कहाँ लग रहे हैं। ये तो इंजेक्शन हमें लगाया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है इकोनॉमिकली, और एक मेंटल टीका, और इसके अलावा एक सोशल टीका, और भी बहुत से टीके। वैसे तो कहते हैं ना कि टर्मोइल चल रहा है, तो एक टर्मोइल हमारी ज़िंदगियों पे लग गया है कि इन तरबूजों को अब हम कंज्यूम नहीं कर सकते। अब ये डेकोर करके हम रखेंगे और हम कहेंगे कि इसको डेकोरेशन के काम करें, क्योंकि ये अब हम खा नहीं सकते। मगर हमने सोचा कि हम क्यों ना फूड एक्सपर्ट बुलाएं और क्यों ना उनसे पूछें क्या ये ऐसा हो रहा है, क्या ये वाकई मुमकिन है कि इनमें इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ये इंजेक्शन तो हमने किसानों को लगा दिया, इतना बड़ा इंजेक्शन एग्रीकल्चर पे लगा दिया कि जो वेंडर्स हैं वो इस वक्त फारिग बैठे हुए हैं मार्केट में, उनके पास काम ही नहीं है। काम इसलिए नहीं क्योंकि लोग जा ही नहीं रहे, लोग खरीद ही नहीं रहे, और ना सिर्फ हम अपनी हेल्थ का नुकसान कर रहे हैं बल्कि हम उनका भी नुकसान कर रहे हैं। तो इस पूरे इशू को कंसर्न करने के लिए, हम लोग इस इशू को उठाने के लिए हमारे साथ मोहसिन भट्टी साहब जो कि फूड एक्सपर्ट है मौजूद हैं। सर क्या कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको वेलकम टू द शो। प्लीज सर, आप हॉट सीट पे बैठे हैं। आज हमारे हॉट क्वेश्चंस का जवाब आपने देना है। और ग्रीन कलर जो आपने वेस्ट कोट पहनी है वो डिपिक्ट कर रहा है कि आप स्पेशली तरबूजों के लिए आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना? और प्योर पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसा ही है। सर, एक तो इंजेक्शन डॉक्टर हमें लगाता है, मगर तरबूजों को भी इंजेक्शन लग रहे हैं, सुना है। तो आपने देखा है कोई तरबूजों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं? और इकोनॉमिक इंजेक्शन अलग है, मगर एक खाने की चीज़ को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और लोग कंज्यूम करें, क्या कहते हैं इस पे? देखिए ही ना, ये बड़ा ही ना अफसोसनाक बात है। हमारा किसान पहले रुल गया, उसने गंदम के साथ जो उसके साथ हुआ गंदम वाले केस में कि गंदम खरीदी नहीं गई, किसान इस वक्त औने पौने दामों पे गंदम बेचने पर मजबूर है। और दूसरा ये वाला इशू आ गया तरबूज वाला। अब तरबूज के आपको मैं थोड़े फैक्ट्स बताता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को भी सारा समझने में आसानी हो जाए। होता ये है कि हमें तरबूज चाहिए होता है लाल सुरख पका हुआ, सही, ठीक। तो हमारे तक जब तरबूज पहुंचना है तो उससे एक दर्जा पहले वाला पका हुआ, यानी थोड़ा कच्चा तरबूज जो है वो खेत से उतारा जाता है, ठीक है। फुल पका हुआ खेत से नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे भी टाइम लगना है, ट्रकों पे लोड होना है, गल्ला मंडी में आना है, फ्रूट मंडी में आना है, वहाँ से रिटेलर के पास आना है, और फिर वहाँ से कस्टमर के पास जाना है। रिटेलर के पास भी 1-2 दिन तक नॉर्मली तरबूज पड़ा रहता है। तो अगर बिल्कुल पका हुआ खेत से तोड़ लिया जाए तो इसका मतलब यह है कि वो तो रिटेलर के पास ही गल जाएगा। तो जब आपके पास आएगा ओवर पका हुआ या ज़्यादा गला हुआ तो आप तो नहीं खाएंगी। बिल्कुल। तो इसलिए उस पके हुए से एक दर्जा पहले वाला तरबूज वहाँ से उतार लिया जाता है। उसके बाद इसने कुदरती अमल से खुद ही पकना है। इसको कोई जो है इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है, मसाला या कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत खेत में तो इसको लगाना मुमकिन नहीं है। इतने इंजेक्शन कौन लगाएगा? जहाँ पे हजारों लाखों तरबूज लगे हुए हैं बेलों के साथ, तो वहां पे मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब रिटेलर के पास आ जाए।
रिटेलर के पास आ जाएं, अगर वहां पे कोई बंदा ये अगर सोचे कि जी इसको खेत में लगा दिया गया था, तो बात ये है कि 3 से 4 दिन का प्रोसेस है आम कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए। तो इसको जैसे ही कोई इंजेक्शन लगेगा, ये पंक्चर हो जाएगा या इसको कोई डैमेज होगा, तो ये 2-3 घंटे में, 4 घंटे में रोटन हो जाएगा, गल जाएगा। तो जब कौन बेवकूफ है कि जिसकी लाइफ 4-5 दिन थी, वो उसको 2-4 घंटों में जाया करा के अपना नुकसान करवा ले। बिल्कुल। आप आज ये काम करें कि इसको सिर्फ पंक्चर कर दें, टीका भी ना लगाएं, सिर्फ कोई सुई मार दें या छुरी मार दें, और काटें पूरा भी ना, सिर्फ उतना कर दें, और आप चंद घंटे के लिए बाहर रख दें, और उसके बाद आप काट के देखें, वहां से गला हुआ निकलेगा। बिल्कुल। तो ये मुमकिन नहीं है कि वहां पे वो लगाएं, तो उसके बाद आगे आ जाएं। ऐसी वीलॉगिंग करना, मुझे एक आपसे एक सवाल है कि वीलॉग करना, किसी के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, लाइक्स ज़्यादा, लाइक्स एंड व्यूज़ के लिए आपने ना सिर्फ किसानों का नुकसान किया, आपने लोगों को एक हेल्दी चीज़ खाने से भी रोक दिया। तो कोई अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें खुद जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि जब हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पे लोग ट्रस्ट करते हैं, हमारी बात की अहमियत है, लोग हमें सुनते हैं, हमें इज्जत देते हैं। ये बड़े नसीबों की बात है, ये इज्जत अल्लाह पाक की अता करता है। तो अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हम कोई ऐसी बात ना करें कि जिसकी वजह से हम कोई ऐसी गैर यानी सनसनी फैला दें, या हम खौफ फैला दें, या हम गलत बात कर दें कि जिससे लोगों का नुकसान हो जाए। ये हमें नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है हमारी इस मुआशरे की तरफ से भी और अल्लाह पाक की तरफ से भी। अब आ जाए कि हुकूमती अथॉरिटीज़, उसके लिए भी ये आप देख लें कि बिल पास हो रहा है कि इस तरह के बिल वगैरह हुकूमतें भी ला रही हैं, लेकिन अभी पता नहीं उसका क्या बनना है, उसमें क्या क्या शिकें हैं। डेफेमेशन पे भी बहुत बड़ा बिल पास हुआ है। तो अभी देखिए कि वो उस पर क्या होता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि आपको कोई बंदा ये कहे कि जी आपका कान जो है कुत्ता ले गया, तो पहले तो आपको अपना कान चेक करना चाहिए, कुत्ते के पीछे तो दौड़ नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि वाकई इसको पॉसिबल भी है या नहीं है। लॉजिकल देखें ना कि अगर इसको इंजेक्शन लगाया जाए तो लाल रंग का टीका लगा दें, अगर फर्ज किया आप, तो इस तरबूज के अंदर कोई ऐसा कोई कंप्यूटर फिट है, कोई ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल्ड है कि वो इसको ये बताए कि इंजेक्शन साहब आपने सिर्फ गूदे तक महदूद रहना है, छिलके तक नहीं फैलना। बिल्कुल, ये मुमकिन ही नहीं है कि जब इंजेक्शन लगाना है तो वो पानी ने तो फैलना है, तो वो तो छिलका जो है इसका आधा इंच मोटा है और वो सफेद रंग का है, तो वो लाल रंग उस छिलके को नहीं लाल करेगा। तो कभी आपने जिंदगी में ऐसा तरबूज खाया है कि जिसका छिलका भी लाल था? नहीं, कभी नहीं खाया। तरबूज मार्केट में नहीं आया, ठीक है, और हमारे व्यूअर्स में से भी किसी ने नहीं खाया। तो फिर इसका मतलब यह है कि पॉसिबल नहीं है। या तो भाई आप इसको लगा के दिखाएं, ठीक, और बताएं कि ये मैं लगा रहा हूं और ये देखें कि ये सिर्फ गूदे तक महदूद रहा है, इसका छिलका लाल नहीं हुआ, और उससे ये देख लें। फिर आप वो जो एक खातून इंडिया की हैं जिन्होंने ये इब्तदा की थी कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आपने टिश्यू लगा के चेक करना है, जहां से ये बात शुरू हुई। बिल्कुल। अब बात ये है कि उन्होंने भी तरबूज काटा, तरबूज काट के उन्होंने ऊपर रंग फेर दिया और उसके बाद टिश्यू से उन्होंने पहले से उन्होंने वो ना काटते हुए दिखाया, ना उन्होंने को रंग लगाते हुए चीट कर रही थी, तो वो तो उन्होंने किया नहीं। तो उन्होंने सिर्फ ये फैला। फ्रूट का अपना भी थोड़ा बहुत कलर होता है, ऐसी बात नहीं है कि फ्रूट का कलर ना हो। हमारे कपड़ों पे कई दफा रस गिर जाता है, जूस गिरता है, तो वो रंग नहीं होता। वो रंग नहीं है, वो फ्रूट का नेचुरल फ्रूट कलर है, ठीक। लेकिन बात यह है कि वो जो अल्लाह पाक ने जब ये चीज बनाई है, तो अल्लाह पाक का तो निजाम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, वहां पे ये छिलका लाल नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि कोई लैब टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया और लैब रिपोर्ट क्यों नहीं अपने वीलॉग्स में शामिल की गई? हाँ, ये भी किया जा सकता था। भी देखें, अगर तो आप ये कहते हैं कि जी इसमें इससे हैजा फैल रहा है, कैंसर फैल रहा है, इससे जो है ना बहुत से गैस्ट्रिक अमराज फैल रहे हैं, ठीक, लेकिन जो हैजे वाली बात है, हैजा तरबूज से फैलता है, लेकिन वो किससे फैलता है? वो उससे फैलेगा कि जो आप तरबूज को कहते हैं ना कि हमें चेक करवाओ कट लगा के, तो हमें टक लगा के दिखाओ कि वाकई लाल है या नहीं है। लाल है, उसके बाद रोटन तो नहीं है। अब वो जो तरबूज है, उस तरबूज वाला, उसके पास जो छुरी है वो पता नहीं कितनी गंदी है,
वो कितने दिनों से वहां पे धुली नहीं है। वो वाले आलूदा छुरी जो है वो आप करवाएंगे, उससे जो है जरूर खतरा पैदा हो सकता है। आप कटवाया ना करें, अगर आपने कटवाना है तो छुरी अपनी ले जाए, ये कर ले, ठीक। वो जो उसके वाली छुरी है वो ना काटे। या दूसरा ये है कि अगर आपने तरबूज खा लिया है, आपने उसके बाद दूध पी लिया है या चाय पी लिया है या इस तरह की कोई बदबरेदी कर लिया जो आपस में लड़ पड़े हैं जाके, डायरिया हो गया, डायरिया हो गया, तो वो तो बात समझ आती है। अच्छा, मुझे लेकिन ये बताएं ये नहीं है, इसको इंजेक्शन नहीं लगता। ये बताएं कि लैब टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? लैब टेस्ट का तो ये है कि सील बंद तरबूज जाना चाहिए, कटा हुआ नहीं जाना चाहिए। कि ये नहीं होगा, ये जो तरबूज पड़े हुए हैं, मुझे अगर तरबूज चेक करवाना है तो मुझे एज इट इज लेके जाना है। अगर मैं इसे काट दूं तो फिर ये नेचुरल तो नहीं रह गया, फिर तो ये कमाल पैदा हो गया कि मैंने उसमें, हो सकता है खुद से मैंने उसमें मिलावट की हो। या तो आप बिल्कुल सील बंद तरबूज लेके जाएं, उसकी वीडियो बनवाएं, उसी तरह सील बंद, उसको एडिट ना किया हो, वहां पे उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करा के और उसके रिजल्ट शेयर करें। हवाई बात तो नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल हवाई बात ऐसे नहीं करनी चाहिए। और ऐसी चीज़ जो कि एक एक हेल्दी चीज़ है और उसमें एक ऐसा बदमज़ा क्रिएट करना और कुछ लाइक्स की खातिर, कुछ फॉलोइंग की खातिर, कुछ पैसों की खातिर मैं कहूँगी बात को, क्योंकि हमें सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हो रहे हैं। इसके नुकसान अलग है बट इसके फ़ायदे भी हैं, मगर अपना फ़ायदा ऐसी चीज़ों के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। छोटी सी शोहरत, सस्ती शोहरत नहीं करनी चाहिए। छोटी सी लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फूड एक्सपर्ट हैं, और फ्रूट जो है ये हमने रॉ ला के रखा हुआ है। सबके घरों में ऐसे ही तरबूज आता है। तो अब हम अपने व्यूअर्स को काट के दिखाने लगे हैं कि आप इसको कट करें, मोहसिन आप काटें, और हम फिर देखते हैं कि भाई इसमें तो कोई टीका तो नहीं लगा हुआ। हाँ। या हमने तो खुद अभी ब्रेक में तो नहीं लगाया टीका। अच्छा, ये देखिए ना, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप तरबूज को देखें अच्छी तरह, ठीक है। इसको अगर कहीं से डैमेज हुआ होगा, सपोज लोडिंग के वक्त ट्रक पे जब ये कैच करवा रहे होते हैं, अगर कोई तरबूज गिर जाए उस पर दबाव आ जाता है, जिसे हम पंजाबी में फेस कहते हैं, तो वो आ जाती है, वहां से गलना शुरू हो जाता है। उस वक्त तक अंदर कोई पंक्चर नहीं हुआ होता, सिर्फ दबाव आया होता है, तो उससे गलना शुरू हो जाता है। तो जब सुई लग जाएगी तो वहां से कितनी तेजी से ऑक्सीडेशन का अमल शुरू होगा, कितनी तेजी से गलना शुरू होगा। तो इसलिए ये आपको बाहर से भी ऐसा नजर आ जाएगा, इसमें हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में जो हल्के फुल्के स्क्रैच पड़े हुए हैं वो हैं। और दूसरा ये है कि अगर यहाँ डंडी पे लगाया जाएगा और वो लाल रंग का होगा तो यहाँ तो वो सुर्खी हमें नजर भी आएगी। ये लगाया हुआ है किसी ने, के लगाया हुआ है। तो कोई नैनो माइक्रो नीडल तो नहीं है कि वो लगती है और पता नहीं लगता उसका? तो कोई लेजर ही हो सकती है। लेजर नीडल। और हमारे फार्मर इतने अभी साइंसदान नहीं है, ठीक। और आपने ये छुरी भी बहुत बड़ी मंगाई, इसलिए मंगवाई है ताकि आप आराम से इसको कट करें और दिखाएं कि ये तरबूज जो है ये गर्मियों की तो एक बड़ी, एक कहते हैं ना कि एक अल्लाह ताला ने एक हमें नेमत दी हुई है। अब मुझे ये बताएं, अब ये देखिए इसमें तो कोई मुझे रंग नजर ही नहीं आ रहा कहीं। अगर हिना इसको इंजेक्शन लगाया हो तो वो इंजेक्शन जो है कहीं ना कहीं फैला होगा ना, कुछ ना कुछ होगा। हाँ ठीक है। यहाँ पे आप यूनिफॉर्मिटी देख लें, मजाल है कहीं पे रंग फैला हो। आप इसको इंजेक्शन लगा के देखें घर पे, जो आपके पास रंग हो, बच्चों के किसी पेन की स्याही हो, वो आप सिरिंज में डालें, हो जाएगी, समाज हो जाएगी, डालें, और एक को आपको 100 रुपए का एक तरबूज आया कर लें, ठीक, उसको लगा के देखें और फिर देखें कि वो स्याही आपकी कितनी दूर दूर फैल जाती है। ये स्याही तो किसानों के दिलों पे इन्होंने लगाई है। हाँ। और इससे ना सिर्फ हमारी इकोनॉमिक फैक्टर्स को नुकसान हुआ है, बल्कि किसानों का, एक आम वेंडर का क्या कसूर है? आपकी एक वीडियो, छोटी सी वीडियो ने आपने सेंसेशन मचा दी है, फजूल की सेंसेशन जिसका ना सर है ना कोई पाँव है। रो रहे हैं लोग, रो रहे हैं लोग, जाके टिश्यू पकड़ के वहां पे दुकानों पे जाते हैं, कहते हैं चेक कराएं, बिल्कुल चेक कराएं। और वो खोल के चेक कराने का मतलब है कि नुकसान हो गया। हाँ। कौन खोला हुआ तरबूज घर लेके जाएगा और एक दिन में खराब करवाएगा? हाँ। कोई भी नहीं। ये जुल्म ना करें, ये जुल्म है, और वाकई ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इस जुल्म के लिए आज हमने सोचा कि हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएं। हाँ। कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है कि तरबूज को इंजेक्शन लग रहा है। इंजेक्शन आपने एक आम किसान के दिलों पे लगाया है, जिससे ना सिर्फ वो उनका कमाई का जरिया था। एग्रीकल्चर वैसे ही पाकिस्तान में ख़त्म हो गया। वीट का इशू है कि वीट जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से मंगवा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हम अपने किसानों से नहीं खरीद रहे वीट। एक हमारा एक क्रॉप, एक हमारा बहुत, एक कहते हैं ना कि हमारी एक ये जो एग्रीकल्चर है ये पाकिस्तान का एक मेन जरिया, एक वेपन है जी। अब इसको साफ करके हमें दिखाएं व्यूअर्स कि इसमें से कोई रंग तो नहीं निकला। ये हम इसको यूं दबाते हैं और देखते हैं जी। अब ये देखें, इसको कहीं कोई इंजेक्शन नहीं था, ये तो ये नेचुरल उसका वो है, फ्रूट का नहीं, फ्रूट का वो जो पल्प है ये वो है, ये नेचुरल पल्प है। ये तो आपके अगर कपड़ों पे इसका रस गिर जाए तो क्या वो हल्का सा पिंक नहीं हो जाएगा? होता है। आम का आप देखें, मैंगोज देख लें जब येलो अंदर से होते हैं। उसको टीका लगाया होगा? बिल्कुल नहीं लगाया। अब तो कह रहे हैं कि आमों को भी टीका लगाने लगे। नहीं, आमों को टीका नहीं लगाते, मसाला भरेंगे उसको वो नहीं, उसको जो वेल्डिंग वाला मसाला है उससे मसनूई तौर पे पकाया जाता है। दरख्त पे नहीं पकाते आम को, क्योंकि अगर दरख्त पे पकाएंगे तो गुलेरियां उसको टुक जाती हैं, तोते टुक जाते हैं। वो तो मसाला पेटियों के अंदर ही डाला होता है ना, वो तो हमें पता है, वो हमें पता है, वो हम लगाते हैं। लेकिन फ्रूट के अंदर तो किसी ने इंजेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं ऐसा होता। तो ये जो प्रैक्टिकल है, प्लीज आप लोग भी अपने घरों में करके देख लें एक बार, ताकि कहते ना कि दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने आए। तो इट वाज जस्ट फॉर यू कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इस अल्लाह ताला की जो नेमत का इसका शुक्र अदा करें, इसको ज़्यादा कंज्यूम करें। आगे बहुत बड़े हीट वेव आने वाली है, 50 तक टेम्परेचर जाने वाला है। तो ये एक फ्रूट है जो कि हमें कहते हैं ना कि नरिश करेगा, हमारा वाटर लेवल बेहतर करेगा, और इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। और इसको हम दूध का दूध पानी का पानी के बजाय कहें कि तरबूज का तरबूज और पानी का पानी। तरबूज का पानी का पानी। और आप लोग भी घर में एक्सपेरिमेंट करें और आपको पता लगेगा कि ये एक सिर्फ न्यूज़ है, एक सेंसेशन फैलाई जा रही है और ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको हम एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम ऐसी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मली नहीं की जाती। हम उसको नोट भी नहीं करते। अगर हमें सोशल मीडिया पे कहीं नज़र आ रही हो तब हम सोचते हैं अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर हम मिस इन्फॉर्मेशन को आगे के आगे कहते हैं ना मिसलीड होती है और आगे आगे फैलाई जाती है गलत इन्फॉर्मेशन। तो इस गलत इन्फॉर्मेशन को आज सही करने के लिए मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ हैं। मोहसिन भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि शवरमा जो है एक नॉर्मल बहुत खाया जाता है, हर जगह हमने देखा होगा कि वो एक बार्स के ऊपर लटका होता है, उसमें चिकन जो है वो लगाया होता है और उसमें खा रहे होते हैं। तो समटाइम्स द प्राइस ऑफ द शवरमा इज़ रियली लो। तो क्या वो चिकन मेयारी होता है? हाँ, उसमें हिना ये होता है कि आप देखें कि आजकल जो गर्मी का आलम है कि यहाँ पे कोई 45-47 डिग्री टेम्परेचर है, जो आगे 50 तक भी जाएगा। तो रोड पे तो शदीद लू है, वहाँ पे तो मेटल रोड है, वहाँ पे जब हीट आनी है तो वो तो बहुत ज़्यादा होती है। अब उसमें जब मुर्गी की गाड़ी ट्रैवल करती है और वो वाली मुर्गियाँ कि जिनके जिस्म पे पर कम होंगे, वो मुर्गियाँ सरवाइव नहीं करती हैं, उसमें से कुछ मुर्गियाँ मर जाती हैं। अब वो जो मरी हुई मुर्गियाँ हैं असूलन तो उनको ज़ाया कर देना चाहिए, लेकिन बाज़ जो बेज़मीर लोग, हम नरम तरीन अल्फाज में ये कहेंगे, वो उन मुर्दा मुर्गियों को भी बेच देते हैं। वो जो मुर्दा मुर्गियाँ बिकती हैं वो बहुत सस्ती बिकती हैं। अगर देखें कि इस वक्त बाज़ार में 400 रुपए किलो या 500 रुपए किलो गोश्त है चिकन का, तो एक शवारमे में नॉर्मली 100 ग्राम बोनलेस चिकन होता है। बिल्कुल ठीक। अब वो जो 400 या 500 है वो तो हड्डी वाले गोश्त का है, लेकिन जो बोनलेस होगा वो तकरीबन 600 या 700 रुपए किलो होगा। ठीक। अब उसका 700 रुपए किलो अगर वो हो और 100 ग्राम का मतलब 70 रुपए का तो सिर्फ अंदर चिकन है। अगर उसमें वो डालें और फिर उसमें साथ उसकी शवारमा ब्रेड है, सॉसेज हैं, वेजिटेबल्स हैं जी, फिर उसकी फिर उसमें घी है, फिर उसमें उस बंदे की तनख्वाह है, उसका किराया है, उसकी लाइट है। तो वो 120 रुपए का शवरमा अगर बिक रहा है तो इसका मतलब है मरी में मुर्गी है। हाँ, अब उसमें या तो उसने मुर्गी बहुत कम डाली है, ठीक, या फिर उसने अंदर ये मुर्दा मुर्गी डाली है। अब ये तो उसको आपने जब ये देखना है कि जो इतनी कम कीमत पे दे रहा है उसके ज़रा चिकन को भी चेक कर लेना है। अब उसके चिकन को हम, जो मुर्दा मुर्गी है उसका चिकन कैसा होगा, उसका जो चिकन होगा उसका कलर जो है बहुत डार्क होएगा, क्योंकि उसका खून ब्लीड आउट नहीं होता। क्योंकि जब मुर्गी को हम ज़बा करेंगे तो खून तो उसका ब्लीड आउट हो गया, तो उसकी वजह से उसका जो गोश्त होएगा वो पिंक कलर का होगा। लेकिन अगर खून उसका ना निकले और उसके अंदर ही रह जाए तो उसके गोश्त का कलर डार्क हो जाएगा, उसमें से स्मेल भी आएगी, जो कि मसालों से हम स्मेल को तो कवर कर लेते हैं, लेकिन रंगत को कैसे करें।
तो इसलिए आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे वो लोग जो आम तौर पे जो मुर्गी लेते हैं वो ये भी देखें कि मुर्गी खरीदते वक्त ये कोशिश करें कि अपने सामने जिंदा मुर्गी लेके उसको ज़बा करवाएं। ये ना करें कि जो पहले से गोश्त पड़ा होता है और अक्सर वो उठा लेते हैं। हाँ, और दूसरा ये है कि जब मुर्गी खरीदें तो आप ये देखें कि उसका जो गोश्त है, होल चिकन जो है, उसका वजन 1100 ग्राम के अराउंड होना चाहिए। 1100 ग्राम का अगर वो उसका चरगा पीस होगा तो इसका मतलब ये है कि वो हेल्दी चिकन था। अगर वो अंडर वेट है, उसको यानी छोटी छोटी उसकी टांगे हैं, उसके ऊपर गोश्त भी कम है, तो इसका मतलब ये था कि उसे कोई बीमारी थी। अच्छा, और ये वो तरीका है जांचने का। जी, वो फिर बीमार मुर्गी थी तो वो आप खरीद लाए हैं। इसलिए जब आप कहीं से खाना खाएं, अगर आपको वहां पे लेग पीस बड़ा सोकड़े का मारा हुआ मिलता है तो वो आपने नहीं लेना, वो नहीं खाना। ठीक, वहां से आपने उसका भी बाइकआउट करना है, और जो खरीद के लाना है वहां पे भी। ये अक्सर शादी हालों में होता है। अक्सर ऐसे आपको बहुत से पोल्ट्री शॉप्स पे आपको वो बड़ा सस्ता रेट देते हैं, और वहां से पता चलेगा कि उन्होंने फ्रीजर से गोश्त निकाल के दे रहे हैं। आप एक चीज और देखिए कि मुर्गी वाला जो है वो कुछ चीजें, कुछ पार्ट्स मुर्गी के अलग बचा के रखता है, और एक गाड़ी आती है वो ले जाती है। अक्सर हमने देखा, अगर हम मुर्गी वाले के पास खड़े हों, वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, वो जो मुर्गी, वो बेसिकली मुर्गी की आलाइशें हैं, उसमें अंतड़ियां हैं, उसके बाकी जो अंदर सफाई के दौरान चीज़ें निकली हैं, अब वो हैं, और पर भी हैं उसमें, उसके पंजे भी हैं। अब ये जो जाएंगी, ये पंजे अलहदा बिकते हैं, जो उसकी अंतड़ियां हैं इसको प्रोसेस करके इसको रेंडरिंग किया जाता है। कुछ लोग इससे ऑयल कशीद करते हैं। वो जो ऑयल, क्योंकि बेसिकली जो अंतड़ियां ये फैट से बनती हैं, चर्बी से, इसको अगर ख़ास दर्जा हरारत पे लेके जाया जाए तो उसमें से तेल निकल आएगा, पिघल जाएगी ना। ठीक है। अब उस तेल को वो चिकन ऑयल का नाम देते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। ठीक है। ठीक, अब उसको चिकन ऑयल का नाम देते हैं, उसमें फिर निम्को फ्राई हो जाती है। हम बेसिकली हम हर चीज में हमें गोश्त का जायका चाहिए। हम मुर्ग दाल चाहते हैं, हम सब्जी में भी गोश्त का जायका चाहते हैं, और तो वो फिर उस वाले तेल में अगर निम्को फ्राई होगी तो वो, या फ्राइज में वो फ्लेवर आएगा, तो वो लोग उसकी सेल बढ़ जाती है। मैंने ये सुना है कि ये सूप्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में जाती हैं चीज़ें। अच्छा, उसमें जो सूप में नॉर्मली चीज़ें जाती हैं वो हड्डियां जाती हैं, हड्डियों का होता है, बाकी तो उसमें फ्लेवर होता है। और ये जो अंतड़ियां हैं, असल में कुछ लोग इसमें कीमा भर के सॉसेजेस भी बनाते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि जब इतनी शदीद गर्मी में वो कई घंटे उस ड्रम में रहनी है, और वहाँ पे उसके बाद उसमें उसने खराब होना शुरू हो जाना है, डिके का अमल शुरू हो जाना है, डीकम्पोज होना शुरू होना है, उन्होंने अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू होनी है। अब वो जो अंदर वो जो स्मेल आती है, बदबू आती है, वो उसके खराब होने की वजह से आती है। आप कई बार घर जा रही होती हैं शाम को, तो आपके ट्रैफिक सिग्नल पे एक गाड़ी खड़ी हो जाती है जो ये जो मुर्गी की आलाइशें लेके जा रही है, वेस्ट लेके जा रही है, तो उसकी इतनी स्मेल होती है कि वो गाड़ी के शीशे बंद भी हो तो अंदर सांस नहीं लिया जा रहा होता। तो वो जो इतनी बदबूदार जो आलाइशें हैं, उसका ना तो तेल सेहत बख्श है, ना ही उससे बनी हुई सॉसेजेस सेहत बख्श हो सकती हैं। और बल्कि कुछ अर्सा पहले पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक नगेट्स का यूनिट पकड़ा है। अच्छा, वहां पे नगेट्स में ये मुर्गी की ये जो अंतड़ियां प्रोसेस किया होगा। हाँ जी, ये उसमें मिक्स करके कीमे की सूरत में करके उनको, तो ये उसके अंदर डाल के बनाई। आलाइशें हैं, ये प्रोसेस फूड में भी यूज होती हैं। अब देखिए, जो अच्छे ब्रांड है वो तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों को कैसे पता लगेगा ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा नहीं, इसमें आलाइशें इस्तेमाल हुई है, इसमें होल चिकन इस्तेमाल हुआ है? इसके लिए तो पंजाब फूड अथॉरिटी छापे मारती है, उनके टेस्ट भी करती है, उनकी प्रोसेसिंग को भी देखती है, वहाँ पे वो चेक करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे आपने बाहर से खाना खाना है, तो आपको वहाँ पे नहीं पता चलता कि ये जो कंपनी है ये को ब्रांडेड है, इसको फूड अथॉरिटी ने चेक किया भी है या नहीं किया। हो सकता है वो खुले लेके आ रहे हैं, नॉन ब्रांडेड है, पता ही नहीं है। एक न्यूज़ भी आती है, काफ़ी रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। उन सील जो किए गए रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी क्या वजूहत होती हैं? देखिए, वहाँ पे मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो हाइजीन कंडीशन आती हैं, कि वहाँ पे काकरोच दौड़ रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने जो फ्रीज़र है उसमें उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं की हुई है, कि वहाँ पे अंदर ही गोश्त भी है, अंदर ही डेयरी प्रोडक्ट्स ही अंदर ही है, कच्चा गोश्त भी है, अंदर ही उसमें मैरिनेटेड भी है, और उसमें फ्रीज़र में नॉर्मली नीचे बहुत ज़्यादा खून आलूद
वो पानी उधर जमा हुआ होता है। अब इस तरह की अगर फूड हो तो वो कंटेमिनेट होती है, बार बार फ्रीज़र खुलना, टेम्परेचर वैसा रह नहीं जाता और उसमें फिर माइक्रोबियल ग्रोथ शुरू हो जाती है जो कि हज़ार्डस हो जाती है। फिर उसके अलावा उसमें लोगों की पर्सनल हाइजीन के इशू भी आ जाते हैं, या कई जगहों पे हमें जो है एक्सपायर्ड चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी जब देखती है तो फिर उस पर तो फिर उनकी भट्टी सीलिंग साहब बनती हमें है। ये बताएं कि जो हम खाते हैं वो ओरिजिनल गोश्त ही होता है कि कुछ और होता है? क्योंकि आपने तो बहुत से जगहों पे छापे भी मारे हैं और बहुत काम भी किया फूड के ऊपर, आप मुझे बताएं। गोश्त होता है, लेकिन अब उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि आपको याद है भैंसों को इंजेक्शन लगाए जाते थे जी, ताकि ज़्यादा जी प्रोडक्शन दूध लेने के लिए वो उनको आर्टिफिशियली स्टिमुलेट किया जाता था, उसमें हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते थे। अब वो जो हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसकी वजह से ये होता है कि भैंसें जो हैं उनके थनों में इन्फेक्शन हो जाती है। कई बार आपके घर पे जो गवाला दूध लेके आता है तो आप देखते हैं कि उसमें से ना एक बैड स्मेल आ रही होती है, हमक आ रही होती है। तो आप गवाले से अगर पूछे ना कि ये दूध में से ये स्मेल क्यों आ रही है, वो कहेगा बाजी पट्ठियां का फर्क है। हाँ, ये चारे का फर्क है। ये अभी चारे का फर्क ठीक हो जाएगा ना, ये चारा चेंज हुआ है इस वजह से आ रही है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। वो चारे की वजह नहीं होती है, वजह ये होती है कि उसको वो जो इंजेक्शन लगाते हैं उसकी वजह से उसके थनों में इन्फेक्शन होती है और दूध में पस आना शुरू हो जाती है, पीप आना शुरू हो जाती है। वो जो स्मेल होती है वो उस पस और पीप की वजह से होती है। दूसरा ये होता है कि वो जो भैंस है वो उसको जब कॉन्स्टेंटली लगता रहेगा तो वो उसका प्रेगनेंसी उसकी स्टे नहीं करेगी और उसकी हड्डियां तक घुलना शुरू हो जाएंगी। भैंस जो है वो जल्दी मर जाएगी। अब वो जो 3 लाख रुपए की 4 लाख रुपए की भैंस है वो अगर किसान की मर जाए तो वो उसको, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जुल्म ये करते हैं कि उसको बेच देते हैं। अब वो मुर्दा भैंस जो बिकेगी उसका गोश्त हम तक पहुंचेगा और वो गोश्त हम खाते हैं, वो हम खाते हैं, फिर लोग बीमार होते हैं। और वो जो गोश्त है वो ज्यादातर कीमे की सूरत में जाएगा, क्योंकि बोटी की सूरत में पकड़ा जाएगा, कीमे में मिक्स करके चाहेंगे जिंदा और मुर्दा को और मसाले साथ डाल देंगे तो वो नहीं पता चलेगा जी। अच्छा, मुझे ये बता कि डेयरी पे सस्ता दूध क्यों बिकता है? वो दूध नहीं होता, वो जो सस्ता बिकता है, वो जो आपको कहते हैं ना कि हम 1 गड़वी के साथ 1 गड़वी फ्री दे देते हैं या आपको 100 रुपए का 3 लीटर भी दे देते हैं। वो होता ये है कि नॉर्मली अब मिलावट दूध में अगर कोई बंदा पानी मिला रहा है तो आप उसको निस्बतन ईमानदार तस्वर कर लें, क्योंकि सिर्फ पानी तक महदूद है। अब मसनूई दूध आ रहा है, मसनूई दूध में क्या करते हैं कि 2 किलो खुश्क दूध होता है, जो असल में खुश्क दूध नहीं होता, वो वे पाउडर होता है या स्किम्ड मिल्क पाउडर होता है और मोस्टली वो स्मगल्ड होता है और मोस्टली एक्सपायर्ड भी होता है। अब वो जो 2 किलो पाउडर है वो 1 किलो घी और 37 लीटर पानी, इससे 1 मन दूध तैयार होगा जो उन्हें 20-1 रुपए लीटर पड़ेगा। उसके बाद वो ऊपर जितना मुनाफा रख के बेचते हैं वो, और उसका पी के क्या होगा वो आपके सामने, आपको पता ही है, अस्पतालों में वैसे ही बंदा दाखिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच मोहसिन भट्टी साहब, कितना कि इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन, इतनी नॉलेज हमें आज पता लगी कि किसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे चीज़ रखनी चाहिए। और जो मेन हमारी बात थी वो थी कि जो कंजम्पशन है एक फ़्रूट की, जिसकी वजह से आज हमने इस प्रोग्राम किया, वो बिल्कुल ठीक है। आप इसको कंज्यूम करें, खाएं, ये अल्लाह ताला की नेमत है, इस नेमत से फ़ायदा उठाएं। और ऐसी चीज़ें, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रहे हैं उसको आप लोग मज़ीद ना फैलाएं और ऑथेंटिसिटी लें। तो आज का हमारा जो ये सेगमेंट था ये हमने सोचा हम आप तक पहुँचाएँ। तो इसके बाद हमारे जो गेस्ट हैं वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और हमने उनको कहीं ना कहीं देखा, हमने भी उनको कहाँ देखा, हमने उनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा है और फंक्शंस में भी देखा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते हैं और कवाली का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा घराना है। उनसे आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। तरबूज खाया? हाँ, मैं तो आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर का जो एक सेगमेंट होता है, आज हमारे साथ कौन है, लेट्स रिवील दैट। आज हमारे साथ मौजूद हैं कवाली के 2 बड़े नाम जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, या वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, कि गाड़ियों के अंदर रिकॉर्डर्स हों, या आपके कोई कहते हैं ना कि रेडियो पे चल रहा हो, तो उनकी कवाली जो है वो कहीं ना कहीं आपको चलते हुए मिलेगी। किसी रेस्टोरेंट में बैठेंगे, किसी जगह बैठेंगे, एनेक्टमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर, और टिकटॉक के ऊपर ट्रेंडिंग हो रही है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग हो रही है, फेसबुक पे बार बार आप जब देखते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं तो
उनकी कवाली हमें सुनने को मिल रही है। बदू मली का नाम रोशन करने वाले 2 सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, और वो 2 सितारे कौन हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है ओएसटीज़ में, गज़ल में, उसके बाद क्लासिकल में। बहुत अच्छा गाते हैं और हमारे शो का हिस्सा भी रहे हुए हैं और बहुत अरसे से हमारी ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बने हुए हैं, पहले भी थे और अब भी हैं। और मैं इनवाइट करूंगी शहबाज फयाज कवाल को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हमेशा से आपको हॉट सीट पे देखा है हारमोनियम के साथ और कुछ ना कुछ बजाते हुए, मगर ऐसे आज कहते हैं ना प्रोफाइल में खड़े होकर इंटरव्यू लेते हुए आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, थैंक यू। हमेशा से इतनी मैचिंग, इतनी कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं आप लोग? ये बस हो जाता है। अच्छा, हमेशा से आप लोग वो एक जैसे ट्रेनिंग करते हैं कहीं भी जाते हैं तो? नहीं, ये शहबाज भाई मेरे उस्ताद हैं, तो मैंने इनसे सीखा है। अच्छा। अब ये पहले से कर रहे हैं। ट्रेनिंग करते हैं हाँ सारे आपके अब और भाई और जी, पूरे जी, जो जी, बैंड में जी, जी। लोग हैं वो सब कुछ हमेशा ट्रेनिंग करते हैं? जी, ज़ाहिर सी बात है, वो ट्रेनिंग तो फिर चलती रहती है। अच्छा, एक जैसे कपड़े, एक जैसी जी लोग। जी जी अलहम्दुलिल्लाह। भाई दुनिया को तो आपने नचा के रखा हुआ है। अभी मैं कनाडा होकर आई, टर्की गई, वहाँ आपकी कहीं ना कहीं हम सदाएं क्या आवाज़ सुन रहे होते हैं, कहीं बैठे यूट्यूब में तो मैं कहते ना कि एकदम से उधम मचा हुआ है। जो आपने वो जो दिल है पुकारे आजा जो गाया है, जी जी। तो ये क्या कैसे सोचा था आपने? बस ये सोचा तो कुछ भी नहीं होता बंदे ने, मेहनत ही करता है बंदा। बस सोचता तो उसके लिए खुदा ही है कि कब क्या होगा ये कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे ही किसी प्रोग्राम में किसी ने फरमाइश की है तो हम शुरू हो गए। अच्छा, वो शादी का इवेंट था? जी, शादी का कोई इवेंट था, वहाँ पर किसी बंदे ने रिक्वेस्ट की कि वो हमें सुना दें। वैसे वो थोड़ा सा कवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आउट था, लेकिन आपको पता है कि ऑडियंस का जो सारा वो उसके लिए हम गए होते हैं। तो उस वहाँ पर हमने वो उसको परफॉर्म किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं चला वो कितना वायरल हो गया, कितने लोग कहाँ तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँचा हाँ है, जी। रीएनैक्टमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर। हाँ जी, हाँ टिकटॉक है तो हर दूसरा गाना, और जो ये कहते हैं ना कि उसी तरीके से लोग गा रहे हैं और लगा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम टू द शो। Thank you प्लीज़ very आप much। बैठें। आपसे आज हमने बहुत सी बातें करनी है, जी, आपके जी। बारे में पूछना है, कब ज़रूर। शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, और आज इतने बड़ा, और हम सुनेंगे भी आज लाइव। ज़रूर ज़रूर। मुझे ये बताएं कि प्यास तो हमने देखा है गाते हैं, जी, तो जी। आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है इनको बताने में कि ये सुर ठीक है, ये ताल ठीक है, या यहाँ से उठाओ आवाज़ या यहाँ से बिठाओ, ये आप लोग कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं? ये एक्चुअली ये घर पे ही सारी चीज़ें होती हैं हम, और ये प्रैक्टिस जो होती है हमारी घर पे डेली की 3-4 घंटे हम करते हैं। तो अब माशाल्लाह सारे लोगों को इस चीज़ के एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि स्टेज पर हम बैठते हैं तो जाकर एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे को समझा देते हैं। अच्छा। हाँ जी, कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये। और बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को देखकर समझते हैं कि ये इनकी आपस में जो आई कांटेक्ट हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ों की डिस्कशन हो रही है। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे माशाल्लाह बड़े समझदार भाई हैं, तो एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं। तो ये बहुत इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी मेहनत है। हाँ जी, वो तो बिल्कुल नज़र आती हाँ है। जी। आपके फादर आपके साथ होते हैं जी, जी, बैठे हुए, बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह, और अपने बेटों के साथ बिल्कुल। वो बजा रहे होते हैं, तो उनसे कभी ये नहीं होता कि अब्बू बैठे हुए हैं, एक होता है कि जैसे बड़े हैं, एक अदब होता है, एक होते है कोई चीज़ गलती ना हो जाए, अब्बू से डांट ना पड़ जाए? जी जी बिल्कुल। ऐसे अब्बू से अभी भी हमें स्टेज के ऊपर भी वो डांट देते हैं अगर हम कुछ, क्योंकि गलती तो होता है, जो स्टूडेंट्स, हम अभी स्टूडेंट्स ही हैं तो कुछ ना कुछ हो जाती है गलती। लेकिन अब्बू बहुत कम अब डांटते हैं, लेकिन डांट देते हैं कभी कभी, क्योंकि वो उनकी डांट जो है ना उसी में ही सारी चीज़ें हमें मतलब शामिल हो जाती मिलती हैं। हैं। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि कब से अब्बू की नशिस्त के साथ बैठे, कब से आपने ये सिलसिला कवाली का शुरू किया आप दोनों ने? बचपन से ही बस अब्बू घर पे वालिद साहब के स्टूडेंट्स वगैरह आते होते थे तो हम उनको देख देख कर ऐसे घर से ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारा ख़ानदानी ये सिस्टम था, क्लासिकी मौसीकी से ताल्लुक़ था, तो घर पे रियाज वगैरह वो ये माहौल बचपन से ही था। तो ऐसे ही बस करते करते फिर हमने भी सीखना शुरू कर दिया अब्बू से। कुछ तो सीख ही रहे थे उनको देख देख कर, तो फिर बाकायदा उन्होंने हमें
ट्रेनिंग सिखाया। हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों का पीर घराना कौन सा है? हमारे बद्दुम अली शरीफ से हमारा निस्बत है। हमारे सैयद सलमान नियाज़ अहमद अली शाह साहब हमारे मुर्शद पाक हैं। तो ये उन्हीं की रहनुमाई और उन्हीं की वजह से हम आज कव्वाली में जो सारा चीज़ें ये देख रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत है। बल्कि घर पे जो भी सीन होते हैं म्यूज़िक के साथ और भी जितने मामलात हैं वो सारे उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं की दुआओं से, उन्हीं की रहमतों से, रहनुमाई से हो रहा है सारा। बद्दुम अली शरीफ से उनका ताल्लुक़ है, सज्जादा नशीन है सैयद सलमान नियाज़ अहमद अली शाह बिल्कुल, साहब बिल्कुल। का नाम। क्या सब आप क्लासिकल भी गाते हैं, कवाली भी, आपका एक अच्छा जॉनरा है। कभी सोचा है कि नीम क्लासिकल गाऊं या मैं आगे कोई और जॉनरे में गाऊं? बेसिकली बात ये है कि कव्वाली एक ऐसी चीज़ है, जो एक ऐसी मौसीकी है कव्वाली जिसमें आपको मार्जिन बहुत मिल जाता है। मतलब कव्वाली एक आप मतलब क्लासिकी मौसीकी गा रहे हो तो आपको उसी लाइन में रहना है क्लासिकी। अगर आप गज़ल गा रहे हैं तो आपको गज़ल में ही रहना है। कव्वाली में आपको मतलब बहुत मार्जिन होता है, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब क्लासिकी भी कर सकते हो और सेमी क्लासिकल सेमी क्लासिकल भी, कुछ भी, मतलब उसमें मार्जिन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शद पाक के करम से और भाई की मेहरबानी से और भाई की जो बड़ा इनका मतलब मेरे टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं, तो मतलब इनकी शुरू से यही रही है कि मतलब बहुत इन्होंने बच्चों की तरह हमें सिखाया है जो भी। तो वो इनकी वो जो प्रैक्टिस है और जो इनकी रियाजत है जो उन्होंने हमें सिखाया हुआ है, तो वो उसमें मतलब इतना हो सकता है कि मतलब हम उसको कव्वाली में अपना वो जो दिल में होता है ना, वो उस कव्वाली में हम खोल लेते हैं उसको। पिरो दें। हाँ जी, ऐसा ही है। आप तो सोलो शहबाज साहब गाते हुए जी जी पहले आप गाते थे, मगर जब पार्टी बनी तो आपने इनको वोकल्स दिए। जी जी तो बिल्कुल। ये भी एक बड़ी चीज़ होती है कि अपनी चीज़ किसी पे ट्रांसफ़र करना, भाई पे ट्रांसफ़र करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट ये क्यों किया? ये किया क्यों किया नहीं, ये मैंने करना ही था क्योंकि ये मेरे भाई हैं और मेरा ये, मैं इनको अपने बेटों से बढ़कर समझता हूँ, ठीक है ना। तो जो भी मामलात घर पे मुझे सबसे पहले सिखाए, मुझे घर से जो सीखने को मिले वो मैंने कोशिश किया कि मैंने इसको, फिर सरकार ने, हमारे मुर्शद पाक ने जो कव्वाली की तरफ हमें जो किया, हमने हमें टर्न हमारी जो थी वो सोलो से कव्वाली की तरफ, तो पार्टी बनी उसमें जब आप हाँ लोगों जी, की। वो हम 7 भाई थे। तो माशाल्लाह वो उन्होंने कहा कि ये इस तरह का म्यूज़िक है कि इसमें आप सातों के सातों कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे और वो इकट्ठे बहुत रहेंगे। आगे जाएगा। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिलकर, मैंने फिर कहा कि ये अगर हम सातों भाइयों का अगर नाम हो रहा है, सातों भाई अगर हर तरफ जाएंगे, मिलकर मैं करेंगे, क्यों फिर अकेला आगे तो फिर रहूं? मैं अकेला, मैंने क्या करना है आगे जाकर। भाई का बहुत माशाल्लाह से सेक्रीफाइस है सोच है शुरू से ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ से आज मालिक की मेहरबानी से, अल्लाह पाक की रहमत से, परवरदिगार के एहसान से, कि फील नहीं होता मुझे कि मैंने अपना जो सोलो का काम था वो मैंने छोड़ दिया है, या और आप मैं पार्टी बन के अब सामने आए पार्टी हैं, आ गई। ये इससे मुझे मेरा मकसद ऐसे लग रहा है कि यही था हमारा, जो हमें सरकार ने, अल्लाह पाक ने जो अता की है, वाह। यही था हमारे। ये मैंने भी एक मरतबा भाई से क्वेश्चन किया था कि आपको मतलब आप इतना शुरू से वो एक करते आ रहे हैं कि आपका कि सीन अपना है। हुनर जो होता है वो किसी पे ट्रांसफ़र करना एक बड़ी मैंने बात होती है। इन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, कहते कि यार ये जो तू गा रहा है ना, ये मैं ही गा रहा हूँ। वाह, बहुत खूबसूरत बात की है। ऐसे ही हम पूछेंगे मज़ीद बचपन में आप लोगों के इंसिडेंट्स के बारे में, कैसे रियाज़ करते थे, लेकिन यहाँ जाना है हमने छोटी सी ब्रेक की तरफ। व्यूअर्स, आप लोग आई एम श्योर एंजॉय कर रहे होंगे, अभी हमने बहुत कुछ सुनना भी है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। ये मेरियां दुआवां ना तेथों दूर जावां, तू सामने जे होवे मैं अख ना हटावां, मैं तेनू जे ना वेखां भावे मर जावां वे, ए हर वेले कहण मेरियां निगाहां वे, माया मैं तेनू वेखी जावां वे,
माया मैं तेनू वेखी जावा वे माया मैं तेनू वेखी जावा वे माया मैं तेनू वेखी जावा वे वाह 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 वाह, अमेजिंग। कैसे कोऑर्डिनेटेड आप लोगों की सुर थे, इकट्ठे निकल रहे थे। कोऑर्डिनेशन की होती है, हर वक्त रियाज चल रहा होता है। जी जी, बहुत ज़्यादा है ये सारी कितना टाइम चीज़ें। आप लोग रियाज में लगाते हैं, लाइक पूरे दिन में? 3 से 4 घंटे रियाज डेली करते हैं, और स्पेशली जब किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना होता है, कोई ऐसे ये जिस तरह ये हमारा नया जो कव्वाली सॉन्ग है माइया मैं तनु वेखी, जब हम इसको रिकॉर्डिंग पे जाते हैं ऑडियो पे, तो ये सारी चीज़ें बार बार करनी पड़ती हैं। तो फिर उसकी ऑटोमेटिकली उसकी प्रैक्टिस, फिर हर चीज़ सांस का पता चल जाता है कि सांस भी कहाँ पर लेना है हमने। कोऑर्डिनेशन है आपस हाँ में। जी, सांस भी एक जगह पे इकट्ठे ही मेरी ले रहे आप थे। लोगों से एक फरमाइश है, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि जो वायरल आप लोगों का जो गाना है वो किसी इवेंट पे आपने गाया, मगर वो इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ कि हर कोई जो है वो फरमाइश करता होगा। डेफिनेटली आपसे आप टूर्स भी करते हैं, इंटरनेशनल जाते आते भी हैं। जी 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 और मेरी भी आपसे फरमाइश है कि आप वो गाएं। जी जी जरूर। मेरा दिल ये पुकारे आजा। अच्छा। और थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा लंबा गाना चाहिए ताकि वी कैन एंजॉय इट। आंधियां वो चली आशियां लुट गया आंधियां वो चली आशियां लुट गया प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक ओ चांद एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक ओ चांद मेरे दिखला जा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल पुकारे अमेजिंग अमेजिंग, बहुत प्यारा। थैंक बहुत यू अच्छा थैंक यू। सुर इतनी ना कि लय के साथ गाया आपने। इंटरनेशनली आप इतने टूर्स करते हैं, ये फरमाइशें तो आपको आती होंगी। जी जी तो बिल्कुल। अभी आपका कौन सा जो टूर है वो अभी आने वाला है? जो अभी अपकमिंग मतलब यूके का टूर है हमारा, तो वहाँ पर एक हमारे उनका मैं नाम बहुत ज़रूरी समझता हूँ लेना, कि बहुत मेहनत कर रहे हैं कव्वाली के ऊपर, ख़ास तौर पे जो मतलब पाकिस्तान से बाहर जो यूके में यूरोप में जितने कव्वाली को प्रमोट कर रहे हैं। एक हमारे सुहेल कुरैशी साहब हैं वहाँ पर,
माशाल्लाह। मैं उनका नाम बहुत ज़रूरी इसलिए मैंने समझा है क्योंकि वो वाकई में बहुत कव्वाली के ऊपर ना बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत उनकी मतलब पूरे यूके में मतलब वो अब इसको हमारे प्रोग्राम्स को कर रहे हैं, कव्वाली को प्रमोट कर रहे हैं। और ये सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा जॉनरा है। बहुत जॉनरा है। और मैंने ये देखा है कि बाहर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड चल गया ना, चलो शादियों पे आजकल बहुत चल रही है, एक स्पेशल इवेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर बाहर तो इसको सबसे ज़्यादा गोरे आगे बैठे होते हैं सुनने के जी लिए। बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये कव्वाली का आपको पता है सेटअप इस तरह का है कि ये हमारा पाकिस्तान में हमारा जो बड़े सगीर पाको हिंद का जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उनका मतलब ये सिलसिला चल रहा है, उनकी दरगाह सिलसिला से चल रहा है सिलसिला कव्वाली का जो। तो असल में इस चीज़ को पाकिस्तान से बाहर जितने लोग इस पे काम कर रहे हैं, मैं तो सबका भी नाम लेना मतलब ज़रूरी समझता हूँ। तो मेरा उनको सबको सलाम है, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो कव्वाली को जो ख़ास तौर पे, क्योंकि ये म्यूज़िक इस तरह का है कि इसमें जो न्यू जितने भी लोग हैं, जितनी जनरेशन है न्यू, वो कम से कम इसमें नात का, हम्द का और मनकबत का जो सिलसिला है ना, जो उन तक जो हमारे औलिया कराम का और अल्लाह पाक की जो कुरान की जो सारी चीज़ों का, ये सारी चीज़ें जो, हाँ जी, वो जिक्र जो है ना वो उन तक पहुंच रहा है, चाहे जिस तरह भी पहुंच रहा है, जिनके भी उनका स्टाइल से जो पहुंच रहा है, वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है। को आजकल की जनरेशन इवेंट जी जी बिल्कुल स्पेशली कव्वाली नाइट रखते हैं या रिसेप्शन पर रखेंगे या पहले रखेंगे, ऐसे ही। तो आप लोगों की डेट आसानी से मिल जाती हैं? जी जी, ये बिल्कुल डेट्स मिल जाती हैं। हम इसी ऑनर पूछ रहे हैं कि जी जो लोग देख रहे होंगे ऑब्वियसली दे विल कांटेक्ट यू। हाँ जी बिल्कुल। और अगर आपसे रब्ता कर रहा हो किसी डे तो वो कैसे कर सकते हैं? वो हमारे मीडिया पे नंबर्स होते हैं। अच्छा, आप इंस्टाग्राम पे भी हैं, उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं। बोल कफारा बहुत हिट हुआ और बहुत शोहरत मिली, पजीराई हुई, बिल्कुल एक एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन था। जी। एक क्लासिकल का एक नॉर्मल पॉप सिंगिंग के साथ। तो बहुत से लोग क्लेम करते हैं जी सबसे पहले हमने गाया, ये दरबारी कलाम था, ये हमने गाया, इसको डिफरेंट स्टाइल्स में गाया गया और हमारे अक्रॉस द बॉर्डर भी गाया जा रहा है अभी भी। तो ये गाया ओरिजिनल किसने था? ये एक्चुअली पहले तो इस बात का मैं जवाब दूं कि जो लोग ये सारा क्लेम करते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रैक की मकबूलियत का ये एक हिस्सा है कि हर बंदा उसको अपना ट्रैक कहता है। तो हम कभी भी इस चीज़ को कभी नहीं कहते कि जो भी कहते हैं ना, वो अल्लाह पाक को तो सारा पता ही होता है ना कि वो जो करता है, जो हो रहा है, वो सारा कुछ पता चलता है। असल में बेसिकली ये आसिम रज़ा साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, ये उन्होंने लिखा था और उन्होंने ही इसकी कंपोजिशन की थी। अच्छा। और हमारे स्टूडियो में पहली मर्तबा, आज से तो काफ़ी कोई मेरे ख्याल में इस चीज़ को भी 6-7 साल हो गए, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया कहा कि ये आपसे मैंने ये इसको गंवाना है। अच्छा। साथ में सहर गुल भी थी जी। तो हमने इसकी अस्थाई जो थी, पहला जो इसका शेर था, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा तू बोल कफारा क्या होगा। अभी ये 2-3 लाइंस अभी लिखी थी उन्होंने, तो कंपोजिशन भी उन्होंने बनाई हुई थी। तो उन्होंने ऐसे हमें आकर हमने इसको समझाया, प्रैक्टिस की, तो हमने इसको अभी रिकॉर्ड नहीं किया। उस वक्त हमारा टूर था, तो हम 1 महीने के लिए हम यूरोप चले गए थे। तो आसिम भाई ने कहा कि आपने आना है तो आपने ही इसको करना है। तो मैंने और किसी से नहीं ये करवाना। बड़ी बात है। उनके साथ बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है उनके साथ। तो फिर हम वापस आए तो वाकई में वो उसी तरह वो 2-3 लाइंस अभी रिकॉर्ड भी नहीं की थी। फिर हमने इसको, मतलब मैं आपको ये इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने पूछा है ये स्टोरी इसके पीछे क्या है। तो वो हमारे रबी भाई हैं, अदनान भाई हैं, उनके स्टूडियो में ना हमने इसको बैठ कर ना सारा फिर रिकॉर्ड किया। सारी रात लगाकर इस कव्वाली को हमने ना रिकॉर्ड किया, सहर गुल भी सी साथ। तो ऐसे साथ साथ ये लिखते गए आसिम भाई और बनता रही। ये पहले कुछ भी नहीं लिखा था। अच्छा, ये आप लोगों ने जब 2 लाइनें इसकी आपने कंपोज की या की आपने गाई, उसके बाद ये प्रॉपर लिखा गया? जिस दिन हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे रात को, उसी दिन सारा कुछ सारा आसिम भाई साथ साथ लिख रहे थे और साथ साथ इसकी कंपोजिशन बनती जा रही थी। जो आमद आ रही थी, यहाँ पर ये कर दें, यहाँ पर ये कर दें, यहाँ पर ये, तो ऐसे मतलब ये परवरदिगार को ही पता है कि ये कहाँ से आमद हुई है आसिम भाई को। और जो भी थोड़ा बहुत हमने इसमें कंट्रीब्यूशन की है, थोड़ा हम भी डिफरेंट आर्टिस्ट जो मिलजुल कर हमने, असल स्टोरी ये है बोल कफारा के पीछे। और इस स्टोरी के पीछे तो बहुत ज़्यादा हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है। लोगों को पता नहीं होता ना इन चीज़ों का कि इस पे मेहनत कितनी हुई है।
बस लोग बस कहते हैं कि जी हमने गाया तो हमने गाया नहीं, हमें तो पता है ये आपने गाया हाँ और जी। आप लोगों का डुएट था। जी, जी। It was an amazing duet by the way। तो बस वो फिर करने के बाद परवरदिगार के एहसान से आसिम भाई बहुत मेहनत कर रहे थे इस चीज़ पे, जी, तो हमने भी मेहनत की, सबने मिलजुल और कर मेहनत जो है रंग लाई, और हम चाहते हैं कि हाँ जी। अपनी मेहनत जो है वो हमें थोड़ी सी सुना भी। थोड़ी सी सुनाए भी। तस्कीने दिल की खातिर तुम मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल। अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। जुगनू जुगनू करके करके हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आई एम श्योर आप मेस्मराइज हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम कवाली का, कहते हैं जिसका कोई सानी नहीं है, शहबाज फयाज़ हमारे आज गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और बहुत कुछ सुना है और मज़ीद सुनेंगे। मगर एक सवाल जो मैं करना चाह रही हूँ इनसे दोनों से, पूरी दुनिया को नचाया हुआ है, मेस्मराइज़ किया हुआ है, क्रिज्मेटिक म्यूज़िक है, बेगम को किया किसी ने कभी घर में? वो वहाँ से तो शुरुआत हुई थी। वाह। वो खुद ब खुद होता रहता है सारा कुछ। अच्छा। वहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब हमें क्या सुना रहे हैं? अब हमारा एक परवरदिगार के एहसान से काफ़ी हिट सॉन्ग जा रहा है हमारा सोशल मीडिया पे, माइया, वो आपको सुनाएंगे। सुनाने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आए, और यू आर गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर अस। और कोई एक मैसेज देना चाहेंगे, और जो कि एमेच्योर जो इस फील्ड में आ रहे हैं या कवाली के एक हुस्न को अपना वो शोभा बना रहे हैं, उसके ऊपर कोई आप बात करना चाहेंगे तो प्लीज़ करें। सबसे पहले तो मैं
ये A+ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ये शुरू किया है। तो बड़ा हमेशा हमें याद रखते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से हम आज लोगों तक पहुँचे हुए हैं जो भी हो रहा है। और दूसरा मैसेज ये है मेरा, जो नए लोग जो जितने भी गा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हम किसी को म्यूज़िक के हवाले से तो कभी कोई नहीं दे सकते क्योंकि हम खुद अभी सीख रहे हैं। तो इस मुतल्लिक़ हम किसी को कुछ मैसेज या कोई पैगाम या कोई सलाह नहीं दे सकते। ये कहेंगे कि हमेशा बड़ों का अदब करें, छोटों से मोहब्बत करें और अपने दिलों को साफ़ करें, तो अल्लाह पाक रहमत करता ही करता है। फिर बस यही, इसी में सारे आपकी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छे हो जाएं बस। मैसेज आपने दिया, इस खूबसूरत मैसेज के साथ आप हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ सुनाएं। जी। दीद तेरी दी भुख नहीं लथदी, मुख तेरा अनमोल, या बस सजना साडे नेड़े, या अखियां रख ले कोल। मैं किवें तैनू दसां किवें दसां, वे मैं ते कदी रोवां कदी हसां। मैं किवें तैनू दसां किवें दसां, वे मैं ते कदी रोवां कदी हसां। ए मेरियां दुआवां ना तैथों दूर जावां, तू सामने जे होवे मैं अख ना हटावां। मैं तेनू जे ना वेखा भावें मर जावां वे, ए हर वेले कहण मेरियां निगाहां वे। माया मैं तेनू वेखी जावां वे, माया मैं तेनू वेखी जावां वे। माया मैं तेनू वेखी जावां वे, माया मैं तेनू वेखी जावां वे। बाजों जीण दा स्वाद कोई नहीं वे, बड़ी मेहरबानी साडे नाल नाल रही वे। तेरे बाजों जीण दा स्वाद कोई नहीं वे, बड़ी मेहरबानी साडे नाल नाल रही वे। वेखना है तैनू कुछ वेखना नहीं होवे, अखियां नू माणियां दी लज रख लई वे। मैं कदमां च तेरे जिंदड़ी विछावां वे, एहो फरमैश करी जान सावां वे। माया मैं तेनू वेखी जावां वे, माया मैं तेनू वेखी जावां वे। माया मैं तेनू वेखी जावां वे, माया मैं तेनू वेखी जावां वे। माया वे तेरे बाजों जीना ना याद रहिंदा, पानी नू कोल रख के पीना ना याद रहिंदा। तेरे ख्यालां विचों फुर्सत ना मिले मैनू, कटना ना याद रहिंदा, सीना ना याद रहिंदा। कदमां नू तेरे पिछे जान दियां आदतां, रज रज मुख वेखा देवे जे इजाजतां। कदमां नू तेरे पिछे जान दियां आदतां, रज रज मुख वेखा देवे जे इजाजतां। हंजुआं दी तस्बीह ते सजदे दीदार दे, करे जे कबूल रब्बा साडियां इबादतां। मैं बाल बाल दीवे
माया मैं तेनू वेखी जावां वे माया मैं तेनू वेखी जावां वे याद तेरी हर वेले सीने लाई रखा वे सामने तू बैठा रवे कहंदियां ने अखां वे याद तेरी हर वेले सीने लाई रखा वे सामने तू बैठा रवे कहंदियां ने अखां वे तेरे जिहा सानू कोई दुनिया ते होर नहीं साडे जे तैनू पावें मिल जान लखां वे मैं मत्थे उत्ते नाम तेरा ही लिखावां वे जावां ना कुछ होर बस एहो जावां वे माया मैं तेनू